हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी पेपर 2 का टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी एमसीक्यू जो बिहार स्टेट 2024 और बीपीएससी 3.0 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप टॉप 50 में 25 प्लस स्कोर लेकर आते हो तो आप काफ़ी अच्छे से तैयारी कर रहे हो। अगर आपको 25 प्लस स्कोर नहीं ला पाते हो तो आप लोग के लिए साइकोलॉजी पेपर 2 के लिए प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरी एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11 और क्लास 12 का क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है जिसमें आपका सिलेबस 100% कवर हो जाता है। क्योंकि आपके पास 1 महीने का टाइम है, अभी भी कोई भी लेट नहीं हुआ है। अगर अभी से भी आप स्टार्ट करते हो, साथ में आपको गाइड किया जाएगा कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर को क्लियर कर सकते हो। जो मेरा एक्सपीरियंस है स्टेट और बीपीएससी क्वालिफाई करने का, उस सारे एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको गाइड करूँगा कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर को क्लियर कर सकते हो। साथ में जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएँगे वो सब कुछ आपके साथ फ्री फ्री में शेयर किया जाएगा आपके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। किसी को नहीं पता कौन-सा सवाल आपके पेपर में डायरेक्ट देखने को मिल जाए। तो पहला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादन कौन है? पहला ऑप्शन है एल्बर्ट, ऑप्शन बी है फ्रीडमैन या ऑप्शन सी कैटल या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो विश्लेषण सिद्धांत है, इसके जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा कैटल। किसने व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है? पहला ऑप्शन है कार्ल रोजर्स, मैस्लो, कॉल युंग या ऑप्शन डी है एरिक फॉर्म। ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा कार्ल रोजर्स। एक और सवाल पूछा जाता है, कार्ल रोजर्स का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 8 जनवरी 1902 के इनका जन्म हुआ था। ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं जिन्होंने मानवतावादी सिद्धांत दिया था। ठीक है, इनको मानवतावादी वैज्ञानिक माना जाता है, इसे याद रखिएगा। ये सवाल काफ़ी बार पूछा भी गया है कि मानवतावादी वैज्ञानिक कौन है? तो नाम याद रखिए कार्ल रोजर्स। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। किस अवस्था में ज्ञान केंद्रियों पर फोकस होता है? पहला ऑप्शन है गुदावस्था, लिंग प्रधानावस्था, ऑप्शन सी है जनेन्द्रिया या ऑप्शन डी है मुखावस्था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन आत्मनियंत्रण की प्रवृत्ति नहीं है? ये सवाल काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आत्मसम्मान। एमएमपीआई आविष्कारिका किसने विकसित किया? आपने नाम सुना होगा एमएमपीआई का। ठीक है, इसके आविष्कारक कौन है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है अल्पोर्ट, ऑप्शन बी है हाथवे, ऑप्शन सी है आइंजैक या ऑप्शन डी कैटल। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, संज्ञानात्मक अह किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है आत्मसंप्रत्यय, आत्मरक्षा, आत्मसम्मान या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन 7, जब व्यक्ति अपने अहम को किसी कष्टकर इच्छा को ठीक विपरीत इच्छा की प्रेरणा विकसित करे, उससे उत्पन्न चिंता से अपने आप को बचाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, उसे हम प्रतिक्रिया निर्माण के नाम से जानते हैं। व्यक्तित्व की नैतिक शाखा किसे मानी गई है? आपको पता होगा, ईद, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, सिगमंड फ्राइड ने मन की 3 चेतना बताई थी। पहला आपका इदम, दूसरा अहम और तीसरा परहम, जिसे इंग्लिश में ईद, ईगो और सुपर ईगो के नाम से जानते हैं। लेकिन व्यक्तित्व की नैतिक शाखा किसे मानी गई है आपको ये बताना है। और इस क्वेश्चन को वीवीआई क्वेश्चन टेक आउट कर लेना। ये सवाल ऑलरेडी भी आपके पेपर में पूछे गए थे और ये मैक्सिमम चांस है आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा सुपर ईगो। टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में इनमें से कौन सी विशेषता पाई जाती है? आपको पता होगा, व्यक्तित्व के 4 प्रकार होते हैं, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी। ठीक है, तो टाइप ए के जो व्यक्तित्व होते हैं उनमें कौन सा गुण पाया जाता है आपको ये बताना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, टाइप ए वाले लोग काफ़ी ज़्यादा तनावग्रस्त होते हैं। टाइप होना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी माना जाता है। उनके अंदर प्रतियोगी भावना
आक्रामकता, बेसब्री, ये तीनों गुण उनके अंदर देखने को मिलता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है? तो याद रखिएगा, अचेतन देखकर गलती से भी टिक आउट मत कर देना फ्रायड, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है सामूहिक अचेतन। जब भी बात की जाए सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, युंग। अगर यहाँ पर सामूहिक हट जाता, अचेतन चेतन का संप्रत्यय किसने दिया, तो आपका राइट आंसर होता ऑप्शन सी, सिगमंड फ्रायड। लेकिन सामूहिक अचेतन, ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना और गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि हर एक नंबर आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जीवन मूल प्रवृत्ति संप्रत्यय के प्रतिपादक कौन है? युंग, फ्रायड, एडलर या ऑप्शन डी है वाटसन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी होगा, एडलर। एडलर को याद रखिएगा, एडलर को व्यक्तित्व का सिद्धांतकार माना जाता है, ठीक है, पर्सनालिटी थ्योरी। अगर पूछ ले पर्सनालिटी थ्योरी किसने दिया है, तो याद रखना एडलर ने दिया था पर्सनालिटी थ्योरी। इसका जन्म कब हुआ था? तो 7 फरवरी 1870 को टाइम था जब इनका जन्म हुआ था। एक और सवाल पूछा जाता है कि एडलर, आपको पता होगा कि एडलर और फ्रायड दोनों पहले साथ में काम करते थे, ठीक है? लेकिन 1911 में जो एडलर थे, वो सिगमंड फ्रायड का साथ छोड़कर अपना एक अलग सिद्धांत दिया, जिसका नाम था पर्सनालिटी थ्योरी, जो कि मैंने जस्ट आपको बताया कि 1911 के बाद सिगमंड फ्रायड का साथ छोड़कर एडलर ने एक अलग अपना सिद्धांत दिया, जो कि सिद्धांत का नाम था पर्सनालिटी थ्योरी। ये कुछ फैक्ट्स थे आपके एडलर को लेकर जो आपको पता होना चाहिए। बात की जाए युंग को, तो युंग आपके स्विट्ज़रलैंड के वैज्ञानिक माने जाते हैं। मनोचिकित्सा और मनोविश्लेषण कार्ल युंग वैज्ञानिक माने जाते हैं। इनका जन्म 1875 में हुआ था, इसे भी आप याद रखिएगा। सिगमंड फ्रॉइड ने कौन-सा सिद्धांत दिया था? तो सिगमंड फ्रॉइड ने मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया था, इसे भी आप याद रखोगे। वाटसन ने कौन-सा सिद्धांत दिया था? तो याद रखना, वाटसन आपके व्यवहारवाद के जनककार माने जाते हैं। व्यवहारवादी, जो व्यवहारवाद है उसके जनक माने जाते हैं वाटसन। वाटसन के साथ कौन थे एक और वैज्ञानिक? तो ये स्किनर थे। वाटसन ने और स्किनर ने दोनों मिलकर ने व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं। ये सारे तमाम ऐसे फैक्ट्स जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आप इसे याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका बी होगा, एडलर। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्यक्तित्व विकास का सही क्रम क्या है? तो जस्ट मैंने आपको बताया था, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। पहला ईद, दूसरा आपका ईगो और थर्ड आपका सुपर ईगो। ऐसे सवाल आपके स्टेट में देखने को मैक्सिमम सवाल मिलेंगे, और जो मैं अभी आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, इस मैक्सिमम चांस आपके बिहार स्टेट में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सारे क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को और लैंग्वेज को बढ़ाकर आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन आप बिल्कुल मिस मत करना। क्वेश्चन नंबर 13 है, 16 पीएफ। ऑलरेडी मैंने अपने एनसीईआरटी क्लास 11 में आपको डिटेल में बताया था 16 पीएफ पर्सनालिटी, ठीक है? उसका निर्माण किसने किया, आपको ये बताना है। एल्बर्ट, कैटल, बेल या ऑप्शन डी है आइंजैक। तो याद रखिएगा कैटल, ठीक है? कैटल ने 16 पीएफ प्रश्नावली बताया था, जिसके अंदर 16 पीएफ के अंदर 16 नाम थे, जिसमें कि गर्मजोशी, तर्क, आत्मनिर्भरता, गोपनीयता, ये सब कुछ आपके 16 कारक के नाम थे, जो आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कैटल। क्वेश्चन नंबर 14 है, कथानक आत्मबोध परीक्षण जिसे आप टैट का निर्माण कौन करते हैं? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टैट की फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखना, थीमेटिक एब्जर्वेशन टेस्ट, ठीक है? टैट का फुल फॉर्म होता है थीमेटिक एब्जर्वेशन टेस्ट। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, मुरे और मार्गन। निम्नलिखित में कौन यूंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है? आपको पता होना चाहिए, जो यूंग थे वो 3 तरह के पर्सनालिटी व्यक्तित्व प्रकार बताए थे। पहला था अंतर्मुखी, दूसरा था बहिर्मुखी और तीसरा था उभयमुखी। मैंने काफ़ी डिटेल में एनसीईआरटी के वीडियो में आपको डिटेल में बता चुका हूँ। लेकिन जो एंडोमॉर्फी है, एंडोमॉर्फी यूंग के द्वारा नहीं दी गई थी। एंडोमॉर्फी किसके द्वारा दी गई है? तो शेल्डन। याद रखना, शेल्डन ने
एंडोमॉर्फी के बारे में ज़िक्र किया था, जिसके जो एंडोमॉर्फी लोग होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आरामदायक, अच्छे, विनम्र, सहनशील वाले लोग होते हैं। उसको कहा जाता है एंडोमॉर्फी। अगर आपके अंदर एक गुण है कि काफ़ी ज़्यादा आप आरामदायक होते हैं, काफ़ी अच्छे विनम्र से बात करते हैं, काफ़ी आपके अंदर सहनशीलता है, तो आप एंडोमॉर्फी लोग हैं। ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। अगर ये सवाल पूछ ले, युंग ने कौन से सिद्धांत दिए थे? तो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। इसको लेकर कन्फ्यूज़ मत होना, इसे आप स्क्रीनशॉट ज़रूर रख लेना, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसका नोट्स लेना चाहते हो, तो आपको जो कॉम्बो दिया जा रहा है 300 में, उसके साथ ये सारे जितने भी आपके एग्ज़ाम तक जितने भी मैं टॉप 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ये सारे नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, अगर आपने कॉम्बो लिया हुआ है तो। ठीक है? क्योंकि ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए खुद से टाइपिंग करके बना रहा हूँ, जो-जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी, एसईआरटी से हो सकता है, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं खुद टाइप कर रहा हूँ कि जिससे आपका पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। इस मेहनत को देखकर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आप लोग के लिए काफ़ी मेहनत किया जा रहा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन 16 है, फ्रायड के अनुसार मन का आक्रामक मॉडल कौन है? जैसे कि फ्रायड ने 3 बताए थे, ईट, ईगो और सुपर ईगो। इन तीनों में सबसे ज़्यादा मन का आक्रामक मॉडल कौन है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, अर्ध चेतन। जीवन मूल प्रवृत्ति संप्रत्यय के प्रतिपादक कौन है? पहला ऑप्शन है वाटसन, यूग, एडलर या ऑप्शन डी है फ्रायड। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, सिगमंड फ्रायड। किसने आदर्श सकारात्मक आर्डर का संप्रत्यय दिया? ऑप्शन है सिगमंड फ्रायड, कॉल रोजर्स, एडलर या ऑप्शन डी है मैकनेले। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, कार्ल रोजर्स। टाइप डी व्यक्तित्व के प्रतिपादन किसने किया? आपको बताना है कि टाइप डी जो लोग होते हैं, उसके व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया था, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है डेनोलेट, कैटल, सिगमंड फ्रॉइड या ऑप्शन डी है यूंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन को वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लेना। ये सवाल 100% आपके बिहार स्टेट में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 20 है, मनोदैहिक सिलगुणों के गयात्मक संगठन के रूप में व्यक्तित्व को किसने परिभाषित किया? पहला ऑप्शन है वाटसन, एल्बर्ट, लेविन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, एल्बर्ट। क्वेश्चन नंबर 21, व्यक्तित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा स्टेटमेंट सही है? आपसे पूछा जा रहा है पर्सनालिटी के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो याद रखिएगा। सेल्डन के वर्गीकरण शारीरिक एवं मानसिक सिलगुणों पर आधारित है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी आपका गलत है और आपसे नहीं है पूछा गया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। याद रखना, सेल्डन ने कभी भी मानसिक के बारे में बात नहीं की है। सेल्डन ने हमेशा शारीरिक वर्गीकरण किया था। ठीक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि आपसे गलत पूछा गया था। क्वेश्चन 22 है, युंग ने सिलगुणों के आधार पर व्यक्तित्व को मुख्यतः कितने भागों में विभाजन किया है? तो जस्ट मैंने आपको बताया था उभयमूर्खी, ठीक है? ये 3 जो बताया था मैंने, उभयमूर्खी जो बताया था, ठीक है? वो आपके 3 मॉडल थे, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, ये 3 आपके युंग के मुख्य 3 भाग हैं। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, सेल्फ के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो याद रखिएगा, सेल्फ के संदर्भ में 100 जन्मजात होता है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्रेसमर, आपने नाम सुना होगा, एनसीईआरटी में काफ़ी फेमस नाम है क्रेसमर। क्रेसमर के अनुसार शारीरिक बनावट के अनुसार व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा गया है? मैंने ऑलरेडी आपको एनसीईआरटी में इसे काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है। तो एनसीईआरटी वीडियो अभी तक जिन्होंने नहीं देखा है, आप जाकर प्ले लिस्ट में चेकआउट कर सकते हो, या आप मुझे कमेंट कमेंट कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पर लिंक शेयर कर दूंगा। इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 24 का, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 25, साइकोडायनेमिक अप्रोच किसने प्रतिपादित किया? पहला ऑप्शन है युंग, ऑप्शन बी है रोजर्स या ऑप्शन डी है सेल्डल। तो मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ,
जब भी आपसे पूछा जाए साइकोडायनामिक अप्रोच तो सिगमंड फ्रॉइड का नाम याद रखिएगा। सिगमंड फ्रॉइड ने साइकोडायनामिक अप्रोच के बारे में प्रतिपादन किया था। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 26, इनमें से कौन व्यक्तित्व निर्माण के जैविक निर्धारक नहीं है? पहला ऑप्शन है शारीरिक संरचना, बुद्धि, अंतःस्वय ग्रंथियां या ऑप्शन डी है परिवार। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा परिवार। परिवार क्यों होगा? क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है जैविक निर्धारक नहीं है, ये आपके बायोलॉजिकल टर्म नहीं है। परिवार जो होता है इंसान खुद बनाता है, ठीक है। लेकिन जो आपका शारीरिक संरचना है, बुद्धि है, आपकी जो ग्रंथि है, ये सब आपके बायोलॉजिकल फैक्टर हैं। लेकिन आपका परिवार बायोलॉजिकल फैक्टर नहीं है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 26, 27, शील गुण जिसे आप ट्रेट्स कहते हो कहलाने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, व्यवहार में स्थिरता, ऑप्शन सी। कैटल के अनुसार व्यक्तित्व के सिलगुण कितने गुच्छे होते हैं? ये सारे क्वेश्चन आपको बिहार स्टेट मैक्सिमम सवाल आपको देखने को मिलेंगे और बीपीएससी में ये सवाल पूछे जा सकते हैं। तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसे बिल्कुल बोर होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्कोर अच्छा नहीं कर पा रहे हो तो बार बार आप वीडियो को देखो। जितना क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा 10। सेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व को कितने प्रकार हैं? तो जस्ट मैंने आपको बताए थे, सेल्डन ने टोटल 3 प्रकार बताए थे। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्रेस्मर ने किस प्रकार के व्यक्तित्व को साइक्लोड कहा था? तो याद रखना जो साइक्लोड होते हैं वो आपके स्थूलकाय प्रकार के माने जाते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा हल्के और फुल्के होते हैं, जो काफ़ी दिखने में पतले हो, उसको स्थूलकाय प्रकार कहते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 31, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व विकास में कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, उसमें टोटल 5 अवस्थाएं होती हैं। निम्नलिखित में कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है? तो जस्ट मैंने आपको बताया था, जो आपका शारीरिक, यहाँ से आपसे नहीं पूछा गया, जैविक निर्धारक आपसे पूछा गया है। तो जो आपका परिवार है, विद्यालय है, सामाजिक, ये सब कुछ आपके खुद से इंसान बनाता है, लेकिन जो आपका शारीरिक रचना है वो आपके जैविक निर्धारक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। सामूहिक अचेतना के विषय को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है मनोग्रंथि, आर्किटाइप, रोशना या ऑप्शन डी है एनिमा। जब भी पूछा जाए सामूहिक अचेतन को तो उसे हम मनोग्रंथि के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में सिद्धांतों में किस सिद्धांत का प्रतिपादन मैस्लो ने किया था? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा। मैस्लो ने आवश्यकता का, ठीक है, मैस्लो, ठीक है, आवश्यकता सिद्धांत, यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आवश्यकता का सिद्धांत मैस्लो ने दिया था, जिसे आप नीड ऑफ थ्योरी के नाम से जानते हैं। नीड ऑफ थ्योरी, मैस्लो। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन डी गलत है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, आवश्यकता का सिद्धांत। क्वेश्चन 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना। आपको बताना है कि व्यक्तित्व के आत्म सिद्धांत जिसे सेल्फ थ्योरी कहते हो, उसके वैज्ञानिक प्रतिपादन किसने किया? कॉल रोजर्स, डब्लोन्ट, रेजनन या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। जस्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कॉल रोजर्स सेल्फ थ्योरी के प्रतिपादन किया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, जातीय अचेतन का उल्लेख सबसे पहले किसने विकसित किया? एडलर, यूंग, एरिक्सन या ऑप्शन डी है अन्ना फ्राइड। अन्ना फ्राइड कौन है? सिगमंड फ्राइड की सबसे छोटी बेटी का नाम था अन्ना फ्राइड। याद रखना, अन्ना फ्राइड आपकी सिगमंड फ्राइड की सबसे छोटी बेटी थी। जातीय अचेतन के बारे में सर्वप्रथम यूंग ने इसका जिक्र किया था। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। किस ग्रंथि की गड़बड़ी से व्यक्ति अधिक लंबा हो जाता है? अगर आप लंबे हो तो आपको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर पीयूष ग्रंथि के जब गड़बड़ी हो जाती है तो आपकी हाइट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अंतःस्वय ग्रंथि से निकलने वाले स्राव को क्या कहते हैं? तो जो आपकी अंत ग्रंथि जो होती है, अगर उससे जो कोई हार्मोन निकलता है उसे हम हार्मोन कहते हैं, ठीक है। जो उसके अंदर केमिकल जो से निकलता है उसे हार्मोन कहते हैं। क्वेश्चन 39 है, आनुवंशिकता का प्रभाव व्यक्तित्व विकास पर किस रूप में पड़ता है? जो आपकी हेरिडिटी है, जो आपकी जीन्स है,
वो आप पर किस तरह आप पे इफ़ेक्ट करती है, आपको ये बताना है। क्या वो डायरेक्ट पड़ती है, इनडायरेक्ट या ऑप्शन ए और बी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। याद रखना जो आपके जीन्स है, जो आपके हेरेडिटी है, वो आप पर डायरेक्ट आप पे असर करती है। जितने लोग आंसर सी टिक आउट कर रहे हो सबका आंसर गलत है। क्वेश्चन 40 है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच वार्तालाप और अंतःक्रिया को क्या कहते हैं? जब 2 से ज़्यादा इंसान आपस में बात करता है उसे हम साक्षात्कार कहते हैं। और 10 क्वेश्चन बचे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो बस वीडियो बने रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिए। एक तो पहले आप लाइक करने का रीज़न समझ नहीं आता कि आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हो? क्योंकि आप लोग के लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो लाइक तो करना बनता है, लाइक करते हो तो हमें और मोटिवेट मिलता है कि और आप लोग के लिए वीडियो बनाया जाए। क्वेश्चन 41 है, व्यक्तित्व का क्या अर्थ है? अगर अभी तक आपने नहीं समझा कि व्यक्तित्व का क्या अर्थ है, तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत है। व्यक्तित्व का अर्थ होता है शील गुण, विज्ञात्मक संगठन, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन आधिकारिक ग्रंथि है? ये सवाल ऑलरेडी आपके बिहार स्टेट में पूछा जा चुका है। याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, पीयूष ग्रंथि। निम्नलिखित में कौन मानव सिलगुण नहीं है? पहला ऑप्शन है वृद्धि, क्रिएटिविटी, अभिवृद्धि या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि मरे का संबंध किस व्यक्तित्व के परीक्षण से है? पहला ऑप्शन है अमूर्त, मूर्त, प्रक्षेपी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, प्रक्षेपी परीक्षण आपके मूर्य के व्यक्तित्व से रिलेट करता है। टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट क्या होता है? किसके अंदर आपको देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट आपको इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि अर्थ चेतन आपके टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट देखने को मिलता है। क्वेश्चन 46 है, मानवतावादी सिद्धांत के विकास में किसने योगदान दिया? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कॉल रोजर्स, जो कि एक मानवतावादी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। व्यक्तित्व के विकास पर किसका अधिक प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन है परिवार, समाज, विद्यालय या ऑप्शन डी है महाविद्यालय। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा परिवार। निम्नांकित में कौन यूं के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं आता? तो जस्ट मैंने आपको बताया था एंडोमॉर्फी, जो कि तनावग्रस्त आरामदायक काफ़ी लोग होते हैं जो कि यूं के अंतर्गत नहीं आते हैं। एंडोमॉर्फी आपके सेल्डन द्वारा दी गई एक व्यक्तित्व का प्रकार माना जाता है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, आदर्श व्यवहार के संबंध में अस्थायी विश्वास को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा व्यक्तित्व। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है? तो मैंने आपको काफ़ी पहले ही बताया था वाटसन। वाटसन और स्किनर दोनों व्यवहारवाद के मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो ये रहा आज का टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो आपके बिहार स्टेट और बीपीएससी 3.0 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप इसका पेड नोट्स लेना चाहते हो तो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, अगर आप चाहते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्लियर करना, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, जिसके अंदर आपको 1500 प्लस क्वेश्चन आंसर और साथ में व्याख्या सहित आपको दिया जाएगा, जिससे आप पर का सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11 और क्लास 12 का दिया जाएगा, जो कि आपका बेस है किसी भी एग्जाम का। एनसीईआरटी सब कुछ मिलेगा 300 में, जो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर को क्लियर कराएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। और एक बात, शाम को 6 बजे आर्ट्स ऑफ टीचिंग का वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आर्ट्स ऑफ टीचिंग। अगर किसी भी सब्जेक्ट में आप इसको ला सकते हो, वो है आपका आर्ट्स ऑफ टीचिंग। तो उस वीडियो को ज़रूर आप लोग शाम को 6 बजे ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।